अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बायो 401 के 10 लेक्चर जो है 66 से लेकर 75 तक सारे के सारे इसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और मेन पॉइंट्स जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के हवाले से आपको बताता जाऊंगा। आपको पता है कि अपने प्रैक्टिकल्स हैं मेरे, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होती है वीडियो बनाने में, तो फिर भी दोस्तों के इंसिस्ट करने पर जो है आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले ये हमारे पास है कोरिलेशन और रिग्रेशन। आपने कोरिलेशन और रिग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो लाजमी याद करनी, ठीक है। कोरिलेशन और रिग्रेशन के आगे आएगी तो साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। इसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं, ये आप देख लें कि स्पोरेडिक जो है इसे क्या कहते हैं, डिजीज़ अकर्स ओकेजनली इरेगुलर, यानी इसमें डिजीज़ क्या होती है वो ओकेजनली अकर होती है या इरेगुलर, या उसका कोई एक ख़ास मौका नहीं होता कि वो अकर हो, ठीक है। इंडेमिक डिजीज़ स्टे इन पॉपुलेशन एट लो फ्रिक्वेंसी। इंडेमिक यानी इसमें फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बहुत लो होती है एक डिज़ीज़ की। एपिडेमिक एपिडेमिक बहुत सडन आउटब्रेक होती है डिजीज़ अबाउट टिपिकल लेवल, ठीक है। एपिडेमिक जैसे ये सडनली यानी एक अचानक से जो है डिजीज़ जो होती है वो फैल जाती है, लाइक कोरोना वायरस अगर कर लें। पैंडेमिक की अगर बात करें तो एपिडेमिक ओवर वाइड एरिया में भी इंटरवर्ड। पैंडेमिक उसी जो एक सडन तरीके से, जैसा कि कोरोना वायरस पहले चाइना में फैला तो वो इन एपिडेमिक था, लेकिन जब वो पूरी दुनिया में फैल गया तो वो पैंडेमिक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मॉर्बिडिटी। इसको क्या होता है कि आल रिपोर्टेड केसेस ऑफ डिजीज़ इलनेस एंड डिसेबिलिटी। इसमें यानी जितने भी केसेस हों डिज़ीज़ के, इलनेस के, बीमारी के या डिसेबिलिटी के, सारे आ जाते हैं इसमें। सिर्फ केसेस रिपोर्ट जो हुए होते हैं वो होते हैं मॉर्बिडिटी सिंपली। मोर्टेलिटी नाम से ज़्यादा होता है, ये होता है डिपेंड करता है डेथ की रिपोर्ट पर, कितनी डेथ रिपोर्ट आई है हमारे पास। जैसा कि न्यूज़पेपर में दिया होता है कि कोरोना के न्यू जो केसेस आ गए इतने रिपोर्ट हुए, तो वो क्या है, मॉर्बिडिटी है, वो मॉर्बिडिटी है। और जो डेथ होगी जिनकी जिनकी केस रिपोर्ट आ गई डेथ की, वो क्या है, वो मोर्टेलिटी में आ जाते हैं, ठीक है। सिंपली जो कोरिलेशन की आपने डेफिनेशन करनी, ये वाली जो लिखी हुई है इतनी आपने करनी है कि क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। हम इसको डिटरमाइन करते हैं डिग्री मालूम करने के लिए दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेटेड हो, दो वेरिएबल्स जो रिलेटेड हो उनके दरमियान डिग्री को मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर बात करें स्केटर डायग्राम की तो ये आपने याद करना नहीं, इसमें कुछ भी नहीं याद करना। इसमें क्या है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होता है, एक एक्स रेक्टेंगुलर दूसरा वाई इंडिपेंडेंट। ये आप इसे कह सकते हैं कि एक ये वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होता है जो वाई होता है, क्योंकि ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर होता है। पॉइंट्स आर नॉट जॉइंट, नो फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पर ये मैंने जो लगाया है इसको अभी आपको रिमूव करके देता हूँ। ये देखें यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है। नो फ्रीक्वेंसी टेबल, कोई फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं है, ये है स्केलर डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई वेट दिया हुआ है और ये एसपीपी मिलीग्राम एच में दिया हुआ है। इसे देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। यानी एक वेट दिया हुआ, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। ये सिंपली नीचे वाला वेट है और ये ऊपर वाला डायस्टोलिक प्रेशर है। तो यहाँ पर ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, सिंपली यही इन्होंने बताने के लिए ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये जी स्केटर डायग्राम बन गया डायस्टोलिक प्रेशर के दरमियान और वेट के दरमियान। ये जो नुक्ते हैं ये सिस्टोलिक प्रेशर को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये इसको आपने याद करना ही करना सिंपली, ठीक है। ये जो स्केटर प्लॉट होता है ये क्या होता है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव रिलेशन होता है और नेगेटिव रिलेशन होता है और नो रिलेशन होता है, ठीक है। ये पैटर्न जाहिर करता है डाटा का, जैसे कि ऊपर आपने देखा था सिस्टोलिक प्रेशर और वेट के दरमियान, ठीक है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी हुई है कि फाइनल ग्रेड में उसने इतने नंबर लिए हैं और उसने कितने आवर स्पेंड किया स्टडी में, जितने आवर ज़्यादा स्पेंड किए हैं उतने ज़्यादा नंबर लिए। सिंपली इसमें कोई चीज़ आपने याद नहीं करनी, ठीक है। बात करेंगे अगर इसकी, तो ये क्या है, हाइट इन सेंटीमीटर है और एज इन वीक्स है, इनकी रिलेशनशिप दिया हुआ है बस। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है कि स्टैटिस्टिक क्या है, ये शो करता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। सिंपली ये क्या करता है, दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन है वो जाहिर करता है, ये है स्टैटिस्टिक, ठीक है। यहाँ पर पर्सन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, यानी इसी को पर्सन कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट मूवमेंट है, ये इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपने याद रखना है ये वाला पॉइंट कि ये नेचर और स्ट्रेंथ जो है उनके दरमियान जो वेरिएबल्स है, ये जो टू वेरिएबल्स है ऑफ द क्वांटिटेटिव टाइप, इसको क्या कहते हैं, मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, बस इतनी सी बात। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो आर, ये जो स्मॉल आर है,
ये डिटरमाइन करता है, डिनोट करता है द नेचर ऑफ एसोसिएशन। और जो यहाँ पर साइन आर है जो, ठीक है, वैल्यू जो आर की होगी वो डिनोट करेगी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन सिंपली, यानी आर के अगर सिर्फ आर साइन लिखा हुआ है तो वो नेचर के साथ एसोसिएशन डिनोट कर रहा है, यानी जाहिर कर रहा है। अगर उसकी वैल्यू दी हुई है तो वो उसकी जो एसोसिएशन है, उसकी स्ट्रेंथ, जो उसकी पावर होगी वो भी बता रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहले है पॉजिटिव कोरिलेशन। हमने जो असाइनमेंट आई थी वो प्रॉपरली तौर पर अच्छे तरीके से बनाई थी। अगर वही आप याद कर लेते हैं तो इसका जो ये मैंने वीडियो बना रही इसमें से ज़्यादातर उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि वो मेन थे। पॉजिटिव कोरिलेशन वो होता है जिसमें ये जो डायरेक्ट रिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। अगर एक वेरिएबल्स इंक्रीज़ करता है तो जो दूसरा है वो भी इंक्रीज़ करेगा। अगर एक डिक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ कर रहा है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसी तरह नेगेटिव कोरिलेशन की, तो ये क्या होता है, ये इनवर्स इसे कहते हैं या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें होता है ये है कि एक जो चीज़ है वो इंक्रीज़ कर रही है और दूसरी जो चीज़ है वो डिक्रीज़ कर रही है। आपने यहाँ पर अपनी टाइप करते वक्त एक चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है, वो ये है कि वेरिएबल नाम लिखना है यहाँ पर, वन वेरिएबल, ठीक है। ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करने हैं, ये नहीं इस्तेमाल करना कि इफ़ वन थिंग इज़ इंक्रीज देन अदर थिंग इज़ आल्सो इंक्रीज, नो। आपने जस्ट यह याद रखना है कि वेरिएबल आपने लिखना है कि एक वेरिएबल इंक्रीज़ करे दूसरा डिक्रीज़ करे, एक डिक्रीज़ करे दूसरा इंक्रीज़ करे, तो इसको क्या कहते हैं, ये जो इंटरैक्ट रिवर्स प्रोसेस है इसको नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। हमने उसमें जो हमारी असाइनमेंट थी उसमें हमने परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इसमें होता है क्या है, परफेक्ट नेगेटिव जो होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और ये जो वो नेगेटिव वन पर होती है, और पॉजिटिव वन पर जो होती है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होती है, ठीक है। और इसको हम आर रेंजेस जो है बिटवीन होती है, आर की जो रेंजेस है वो -1 + 1 के दरम्यान होगी, और ये जो डिग्री होगी ये जो है ये वाला ये क्या है, ये स्ट्रेंथ जाहिर कर रहा है दो एसोसिएशन के दरमियान, ठीक है। आपको बार बार बता रहा हूँ इस कोरिलेशन के जो भी डेफिनेशन उनको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। आर अगर 0 के बराबर हो हमारे पास तो नो एसोसिएशन होगी, ठीक है। आर अगर जो 0 से ग्रेटर हो लेकिन 0.25 से कम हो तो वीक कोरिलेशन होगी। अगर आर 0.25 से ग्रेटर हो, 0.75 से छोटा हो तो इसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कोरिलेशन कहते हैं। और अगर 0.75 से आर ग्रेटर हो और 1 से छोटा हो तो इसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहते हैं। अगर आर 1 के बराबर हो तो इसे परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। सिंपली आपको ऊपर वाली जो डायग्राम है उससे इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास डायग्राम थी ये, ठीक, इसमें आप देख सकते हैं ये जो है ये ज़ीरो कोरिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वीक कोरिलेशन है, ये इंटरमीडिएट कोरिलेशन है, ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और ये परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पर ये एक फार्मूला दिया हुआ है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि R = E(x(y) नेगेटिव है सिग्मा x सिग्मा y ओवर n, बड़ा सा फार्मूला है, इसे आपने याद नहीं करना, छोड़ दीजिए इसे, ठीक है। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी हुई है, इसे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आ जाए तो हमें आसानी हो सकती है। इसमें क्या है कि सीरियल नंबर दिया हुआ है, एज दी हुई है और वेट दिया हुआ है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, एज और वेट ये दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो कोरिलेशन है, वो सिंपली फाइंड करना है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, सिंपली इनको नेम दें कि जो एज है वो x है, यानी इंडिपेंडेंट जिसे हम कहते हैं, और जो y वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ x का स्क्वायर लेने से हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे, और सिर्फ y का स्क्वायर लेने से हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उनको सम किया, यानी सब के सब जो है उनको जमा करते गए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सिग्मा x इतना आया, सिग्मा y इतना आया, सिग्मा xy इतना आया, सिग्मा x स्क्वायर और सिग्मा y स्क्वायर इतना आया, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखें तो यहाँ पर फार्मूला में इन्होंने पुट किया और आर हमारे पास 0.759 आ गई, और इसको क्या कहते हैं, ये 75 से अबव है लेकिन जो 1 है उससे लेस है, तो इसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट कोरिलेशन कहेंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ये, ठीक है। अगर ये 1 के बराबर होता है तो इसको क्या कहते हैं, हम परफेक्ट रिलेशन कहते हैं। यहाँ पर बात की गई है रिलेशनशिप बिटवीन एनेक्सिटी एंड टेस्ट स्कोर। जिसके बारे में मर्जी हो, आपके पास दो वेरिएबल दिए हुए हैं ना, एक x है एक y, सिंपली उनके स्केयर लें, फिर उनको मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करें उनके स्केयर लें, अलग अलग उनका सम करें, फार्मूले में पुट करें, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
94 है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट स्ट्रॉन्ग को रिलेशन। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं इनमें, ये क्यों हो रहा है? डायरेक्ट कोरिलेशन कौन सी है? पॉजिटिव कोरिलेशन है, जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। और इनडायरेक्ट या जो इन्वर्स है वो कौन सी है? वो जो नेगेटिव की तरफ जा रही, सिंपली। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर एस सिंपली, जिसका जो है मुखफ़फ़ है। तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है कि इट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक मेजर ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन को मेजर करना नॉन पैरामेट्रिक तरीके से क्या कहलाता है? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, दिस प्रोसीजर मेक्स यूज़ ऑफ टू सेट्स ऑफ रैंक्स दैट मे बी असाइन टू द सैम्पल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई जो दो सैम्पल्स हमारे पास दिए हुए हैं, उनको जो सेट्स होगा उसको मेक यूज़ करने के लिए, उसको प्रोसीजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको रैंक करने के लिए। ठीक है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कुड बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग केसेस। ये किन केसेस में हम कंप्यूट करते हैं ये भी आपको बता देता हूँ साथ साथ। ये आपने याद रखने के कौन कौन से केसेस हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्या है? बोथ वेरिएबल्स आर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कौन से वेरिएबल्स होते हैं? जिनको हम माप सकते हैं। ठीक है, जिनकी क्वांटिटी होती है मिलीग्राम में, ग्राम में, जैसे भी हो। ठीक है, और बहुत वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव ऑर्डिनल। बहुत जो वेरिएबल्स हो वो क्वालिटेटिव ऑर्डिनल हो, यानी उनकी क्वालिटी के, इनको आप माप नहीं सकते, इनको हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से हम इनको जो है क्वालिटी दे सकते हैं, इनको हम माप नहीं सकते। ठीक है, ये होते हैं क्वालिटेटिव ऑर्डिनल। ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत अक्सर औकात पीछे मिड टर्म में 2 दफ़ा एक ही जो मिड टर्म था, एक ही जो एग्ज़ाम था उसी में 2 दफ़ा पूछा गया था। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, वन वेरिएबल इज़ क्वांटिटेटिव एंड द अदर इज़ ऑर्डिनल, क्वालिटेटिव ऑर्डिनल। ठीक है, यहाँ पर अगर दोनों वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव होंगे तो भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, दोनों वेरिएबल्स क्वालिटेटिव ऑर्डिनल होंगे तो भी इस्तेमाल करेंगे। अगर एक क्वांटिटेटिव है दूसरा क्वालिटेटिव है, फिर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी के लिए हमारे पास प्रोसीजर दिया हुआ है। प्रोसीजर में क्या है कि हमने सबसे पहले एक्स की वैल्यूज़ को रैंक करना। रैंक कैसे करना? उनको 1 से लेकर n तक जो नंबर दिए उसको नंबर दे देना। ठीक है, और एंड इज़ द नंबर पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड इन द सैम्पल वाई। वाई के जो नंबर्स होते हैं उनको भी रैंक करना होता है, सेम उसी तरह जैसे कि एक्स के। आगे हमारे पास इसकी एग्जांपल आने वाली, उससे हमें इसको मज़ीद देख लेंगे। उसके बाद क्या करना, थर्ड स्टेप पर कंप्यूट करना है हर पेयर को जो इसके ऑब्जर्वेशन के हैं, और उनको सब्सट्रैक्ट कर देना है। जो हमारा वाई आई जो है हमारे पास रैंक है, उससे रैंक एक्स आई के जो है माइनस कर देना, सब्सट्रैक्ट कर देना। फिर क्या करना है, हर जो है उसके डाई स्क्वायर ले लेना है, कंप्यूट डाई स्क्वायर, डाई स्क्वायर ईच डाई, हर का स्क्वायर लेना। उसके बाद उन दोनों को सिग्मा डी आई कर लेना, उनको कंप्यूट कर लेना, सम कर लेना, उनको जमा कर लेना। ठीक है, एक जो ऊपर वाला फार्मूला वो भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये हो सकता है कि हमारे पास जो है इसका न्यूमेरिकल के तौर पर आ सके। यहाँ पर इसका फार्मूला जो आर एस का है, स्पीयरमैन रैंक्स का, इसको भी आपने याद रखना है। यहाँ पर आर एस जो है डिनोट करता है मैग्नीट्यूड को, नेचर ऑफ एसोसिएशन गिविंग द सेम इंटरप्रिटेशन एज सिंपल आर। सिंपल आर जिस तरह इंटरप्रिटेशन देता था उसी तरह ये भी हमारे पास सिंपल इंटरप्रिटेशन देगा। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन था, इसकी एक एग्जाम्पल दी हुई है। सबसे पहले सैम्पल नंबर दिए हुए हैं, यानी नंबरिंग की हुई है सिंपली। ठीक है, उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन एक्स जो है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, और जो इनकम वाई है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, प्रीपरेटरी, प्राइमरी, यूनिवर्सिटी, सेकेंडरी, लिटरेट यूनिवर्सिटी, ये सारा इसमें दिया हुआ है, इसमें इनकम लिखी हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसमें क्या किया, असाइंड किया, जैसा कि आपको बताया था, रैंक किया एक्स को 1 के साथ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसको इन्होंने रैंक किया, फिर वाई रैंक किया, डाई इसका रैंक किया, फिर डाई स्केयर लिया। ठीक है, ये जो अगर हम इनकी स्केयर डाई स्केयर लें तो हमारे पास 64 आता है, यानी ये जितने भी ये रकम लिखी हुई इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 64 आता है। फिर हम फार्मूले में इसको अगर पुट करें तो हमारे पास ये आएगा -0.1। ये क्या है, इनडायरेक्ट वीक कोरिलेशन है, क्योंकि ये 0 से छोटा है। ठीक है, और -0.25 से भी छोटा है, सॉरी उससे बड़ा है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट वीक कोरिलेशन है, इसे आप नेगेटिव वीक कोरिलेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक दिया हुआ है कि प्लॉट ए है, इस तरह प्लॉट बी, सी और डी, इसके आर जो है वो -0.95 है। ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर मौजूद है।
ये कहाँ पर मौजूद है, ये कहाँ पर मौजूद है, इन्होंने सिंपली बताया नहीं है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या करना है, उसको छोड़ दीजिए जो पीछे हमने देखा, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन आपको शुरू करते ही बताया था कि इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये क्या है, टेक्निक कंसर्नड विद प्रेडिक्टिंग सम वेरिएबल्स बाय नॉन अदर्स, यानी हमने टेक्निक ये इस्तेमाल करनी है और प्रोडिक्ट करना है, यानी अंदाज़ा लगाना है नए वेरिएबल्स का, और सिर्फ कुछ हमें पता होगा उनके बुनियाद पर नए वेरिएबल्स को प्रोडिक्ट करना क्या कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है। तो इस प्रोसेस ऑफ प्रोडिक्टिंग वेरिएबल वाई यूजिंग वेरिएबल एक्स। रिग्रेशन में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हम वेरिएबल एक्स इस्तेमाल करेंगे और उससे प्रोडिक्ट क्या करेंगे, वेरिएबल वाई, वो आउटकम होगी हमारी, ठीक है। और ये हमें हाउ वैल्यूज़ इन वाई चेंज एज अ फंक्शन ऑफ चेंजेस इन वैल्यूज़ ऑफ एक्स, यानी एक्स यहाँ पर जो एक्स और वाई वो एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं, ठीक है। एक्स की बुनियाद पर हमने वाई जो है आउटकम लेना है, तो जो एक्स में चेंजेस आएंगे वो वाई में भी चेंजेस आएंगे, उनको हमने यहाँ पर जो है फंक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें कोरिलेशन और रिग्रेशन की, दोबारा डेफिनेशन दी हुई है। कोरिलेशन क्या करता है, डिस्क्राइब करता है स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आसान सी है। इसमें क्या, दो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कोरिलेशन बयान करता है। और ये लीनियर, जहाँ पर जो है लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपने याद रखना क्योंकि ये MCQs है, ठीक है। उसके बाद है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या करता है, हाउ टू ड्रा द स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द कोरिलेशन। कोरिलेशन है तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन बता दी कि ये है, लेकिन उसको ड्रा किस तरह करना है वो हमें कौन बताएगा, रिग्रेशन बताएगा, ठीक है। दोनों डेफिनेशन को अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। यहाँ पर रिग्रेशन की एक एक एग्जांपल दी हुई है कि रिग्रेशन लाइन मेक्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिड्यूअल स्मॉलर देन फॉर एनी अदर लाइन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम देख सकते हैं कि क्या आपने याद करना है। इसमें तो कुछ नहीं याद करने के लिए, यहाँ पर फार्मूला कुछ दिए हुए हैं कि जो इसका जो फार्मूला है वो किस तरह है। यहाँ पर सिंपली आपने फार्मूला याद रखना है। एक तो ये कि y जो है वो बराबर किसके, a प्लस बी एक्स, और जो y ये वाला अगर ये किसके बराबर है, y ये बार प्लस b इंटू एक्स मनफी एक्स बार। यहाँ पर जो b1 है वो क्या है, सिग्मा एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव सिग्मा एक्स एक्स वाई। ये फार्मूले अक्सर औकात आते नहीं हैं, ठीक है। MCQs में ही अगर हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चन होता है उसमें ये फार्मूले नहीं आते, ठीक है। यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन क्या ज़ाहिर करती है, ये आपने याद रख लेना है लाजमी कि जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो रिग्रेशन लाइन जो है उसको मैथमेटिकली तौर पर ज़ाहिर करती है। इसमें इंटरसेप्ट करती है और स्लोप, ये दो चीज़ें जो वो ज़ाहिर करती है। इसको आपने याद रखना क्योंकि ये एज MCQs पूछ सकते हैं। यहाँ पर वही बात की हुई है कि ए जो है वाई इंटरसेप्ट चेंज इन एक्स, एंड यहाँ पर ए था, जब यहाँ पर चेंज आया एक्स में तो वो देख सकते हैं, चेंज इन वाई वो देख सकते हैं, ये स्लोप थी। उसके बाद अवर्स स्टडिंग एंड ग्रेड्स, ये जो पिछली एग्जांपल थी हमने देखी वो है। ये रिग्रेशन ग्रेड्स ऑन अवर्स, ये कुछ लीनियर रिग्रेशन इन्होंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। फाइनल ग्रेड्स एंड स्कोर इतने थे प्लस 3.7 ऑफ स्टडी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 088। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा है, वही बात लिखी है जो ऊपर है, ठीक है। समवन हु स्टडी फॉर 12 आवर्स, फाइनल ग्रेड इतने आएंगे, और जो 1 आवर कर रहा है वो इतने आएंगे। वो तो साफ सारी सी बात है कि कितना फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल इसकी दी हुई है। यहाँ पर 6 पर्सनस हैं जिनकी एज जो है वो एक्स वेरिएबल के तौर पर, उनका वेट जो है वो वाई वेरिएबल होगा हमारे पास। और एंड रिग्रेशन इक्वेशन एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्टिव वेट व्हेन एज इज़ 8.5 ईयर्स, यानी 6 लोग हैं, उनकी एज अगर 8.5 ईयर्स हो तो उनका जो वेट है वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो ये हम दे सकते हैं, ये एवरेज दी हुई थी वेट की वहाँ पर, ठीक है, 8.5। या ये वेट दिया हुआ है यहाँ पर, हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका अलग स्क्वायर लेना, इसका अलग स्क्वायर लेना, ठीक है। सामने नीचे कर लेना, फार्मूला लगा देना। एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, शायद आपको पता हो, हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी एक्स की टोटल तादाद, और एन जो होती है यानी जितने नंबर थे, 6 लोग थे, ठीक है। एक्स जो था उसके जो उनका वज़न था वो सारे को जमा किया, 41 बना। एन जो उनकी तादाद थी वो बना, ठीक है। वाई जो है वो भी सिंपली इसी तरह सिग्मा वाई ओवर एन। बी यहाँ पर जो है रिग्रेशन इक्वेशन का फार्मूला है वो आपने लगा देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो रिग्रेशन इक्वेशन है वाई एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस 0.9 इंटू एक्स नेगेटिव 6.83, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये है, इसमें
सिग्मा एक्स, और ये इनकी वैल्यूज़ अगर पुट करते जाएं तो फार्मूला अगर आपको आता है तो इन वैल्यूज़ को पुट करके आप जो है आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेट इन केजी और एज इन ईयर्स, वही लीनियर इक्वेशन करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि y अगेंस्ट देयर का x कंपोनेंट, ये y है ये x है, इस पर यहाँ पर इन्होंने जो रिग्रेशन लाइन है वो ड्रा कर दी है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि दूसरी एक और एक्सरसाइज है जिसमें एज दिया हुआ है, दूसरा ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, एज और ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, यानी अलग अलग एज है, अलग अलग ये दो कैटेगरीज है यहाँ पर। ठीक है, 20 हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं, 20 पेशेंट है। ठीक है, सेम उसी तरह हमने करना जिस तरह हम कर रहे थे। इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं जिसमें हमने सबसे पहले कोरिलेशन मालूम करनी होती है एज और ब्लड प्रेशर के दरमियान, फिर हम जो पिछला फार्मूला सबसे पहले वाला। ठीक है, उसके बाद सुपरमैन जो स्पीयरमैन है कोरिलेशन है कोएफिशिएंट है वो मालूम करेंगे, फिर रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करेंगे, प्रेडिक्टेड ब्लड प्रेशर जो है वो मालूम करेंगे, एजिंग 25 ईयर्स के मैन में जो होगा। ठीक है, वो हम सारा अभी करते हैं। ये आपके सामने जो आ रहा नज़र, ये सीरियल नंबर है। ठीक है, ये एक्स जो थे हमारे पास और ये वाई है, ये यानी वो लोग हैं, और ये उनका ब्लड प्रेशर है, ये उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये रकम आएगी, अगर एक्स का स्क्वायर लगे तो ये रकम आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास जो सीरियल नंबर थे यानी 20 लोग थे, पीछे हमने 10 किए, 10 यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर दोबारा इन्होंने लिया। ठीक है, वही सेम फार्मूला लगेगा, नीचे सम करते जाए। ठीक है, ये बी का फार्मूला लगा, यहाँ पर कीमतें पुट की, ये वाई की। सिंपली इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन की, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पर हमारे पास। इसमें क्या है कि ये एनालिसिस इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस विच अलाउज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नाम से ज़ाहिर होता है, अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान हमने सिंपल जो रिग्रेशन है उसको मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल रिग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं सिंपली। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ये वीडियो थी वो मुकम्मल होती है, मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और फाइनल टर्म के हवाले से आपके लिए अभी 2 या 3 वीडियो और बाकी हैं, जिसमें शॉर्ट लेक्चर के अलावा सिर्फ फाइनल टर्म की बात होगी। जो जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वो सॉल्वर फाइल भी आपको मिलेगी और क्विज़ भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।